Good morning, friends. My name is Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic, बिचपुरी आगरा। और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं किसमें, मैकेनिकल सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक, तो इसकी पिछली क्लास में क्या था, हम इस सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन हमने कर लिया था। यूनिट फर्स्ट क्या थी हमारी, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि इसमें हम रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लिया था। एयर कंडीशनिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम रेफ्रिजरेशन यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने साथ में अध्ययन किया था। ठीक, और नेक्स्ट हमने रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या पढ़ा था, रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी कि किसी भी स्थान से, प्रशीतित स्थान से, जहाँ पर क्या की जा रही, कूलिंग जनरेट की जा रही है, रेफ्रिजरेंट द्वारा जो भी ऊष्मा की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, ऊष्मा की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, वही क्या कहलाता है, उसका रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कहलाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही इसकी यूनिट के बारे में भी पढ़ा था। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, टन रेफ्रिजरेशन से। किससे डिनोट करते हैं, टन रेफ्रिजरेशन से। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या कह सकते हैं COP के बारे में। तो COP के बारे में हमने पढ़ा था। COP क्या बताई थी हमने, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और एनर्जी इनपुट का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं हम, COP कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, COP कहते हैं। और COP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिटी से ज़्यादा, यानी कि 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के, रेफ्रिजरेशन जनरेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसमें मेनली क्या थे, हमने 5 मेथड पढ़े थे। पहला था हमारा नेचुरल मेथड, देन आफ्टर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन मेथड, इसमें मैकेनिकल के जरिए रेफ्रिजरेशन जनरेट किया गया था। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। क्या पढ़ा था हमने, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। इसके उपरांत हमने पढ़ा था क्या, रेफ्रिजरेशन बाय यूजिंग लिक्विड गैसेस, यानी कि लिक्विड गैसेस द्वारा रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करना। और लास्ट हमारा क्या था, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, उसके द्वारा भी क्या है हमारा, जनरेट करना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा क्या है, अगला टॉपिक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम बेसिकली इसके बारे में अध्ययन करेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल या रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो रिवर्स कार्नोट बेसिकली साइकिल क्या होती है, यह जो साइकिल निर्धारित की गई है कि रिवर्सिंग द कार्नोट साइकिल डज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ हीट वर्क इंटरेक्शन, यानी कि हीट और वर्क के इंटरेक्शन से रिलेटेड जो भी साइकिल डिफाइन की गई है उसे क्या कहते हैं हम, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है उसको अगर हिंदी में हम जानना चाहें तो इसका हिंदी में नाम क्या है, प्रतिवर्ती कार्नोट प्रशीतन चक्र। ठीक, क्या कह सकते हैं इसको, प्रतिवर्तित कार्नोट प्रशीतन चक्र। ऊष्मा इंजन के लिए कार्नोट चक्र में ऊष्मा उच्च तापमान से कम तापमान को जाती है। ठीक, जो उतने भी हमारे हीट इंजन्स हैं उसमें क्या होती है, हमारी जो ऊष्मा है वो क्या जाती है, हायर टेम्परेचर से कहाँ जाती है, हमारी लोअर टेम्परेचर के लिए जाती है। ठीक, तथा ऊष्मा का क्षय वर्क के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, जो भी ऊष्मा बाहर निकलती है वो किस में निकलती है, वर्क के रूप में बाहर निकलती है। ठीक, इसी के लिए हमने किसका यूज़ किया, रिवर्स कार्नोट साइकिल का यूज़ किया। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें साइकिल में। तो रिवर्सिंग द कार्नोट साइकिल डज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क, यानी कि बेसिकली रिवर्स कार्नोट या कार्नोट साइकिल दोनों क्या है, एक समान ही है। लेकिन बस क्या है, जब हीट और वर्क का इंटरेक्शन को क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि डायरेक्शंस उनकी चेंज कर दी जाए, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक, अ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दैट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कार्नोट रेफ्रिजरेशन और कार्नोट हीट पंप। जो हमारी क्या है, रेफ्रिजरेटर हैं
और साथ ही साथ क्या है हमारा हीट पंप है, वो किस पर काम करते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। किस पर कार्य करते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। आपको बताया था अभी हीट इंजन में क्या होता है, उच्च तापमान से कम तापमान के लिए क्या होती है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक। और जो भी ऊष्मा बाहर निकलती है किसमें, वेस्ट के रूप में, वो सब क्या कहलाता है, उसका वर्क डन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका वर्क डन कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेवल। यानी कि अगर दो स्पेसिफाइड टेम्परेचर लेवल्स हैं तो इनके बीच क्या है, एकदम मोस्ट एफिशिएंट रेफ्रिजरेशन साइकिल है। यानी कि सबसे सही जो रेफ्रिजरेशन साइकिल डिफाइन की गई है वो क्या डिफाइन की गई है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक। इसके द्वारा क्या हाईएस्ट थ्योरेटिकल सीओपी निकलता है। क्या निकलता है, हाईएस्ट थ्योरेटिकल सीओपी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, थ्योरेटिकल। तो जो भी थ्योरेटिक सीओपी इसका निकाला जाता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकली निकाला जाता है, ठीक, उसका प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट क्या है, कोई भी रेफ्रिजरेशन यूनिट है, कोई भी रेफ्रिजरेशन यूनिट है तो उसमें क्या है, या आरएसी यूनिट है कोई भी, तो उसमें क्या है, चार मेनली कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं। अब चार कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, पहला हमारा होता है कंडेंसर। पहला क्या होता है हमारा, कंडेंसर। सेकंड हमारा क्या रहता है, कंप्रेशर, कंप्रेशर, एवोपरेटर और टरबाइन, ठीक। कहीं कहीं टरबाइन की तरह एक्सपेंशन वॉल्व भी होता है जब रेफ्रिजरेशन की बात की जाए, केवल किसकी बात की जाए, रेफ्रिजरेशन की बात की जाए, तब क्या होता है, टरबाइन की तरह एक्सपेंशन वॉल्व होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन वॉल्व, जो कि लगाया जाता है किसके, कंप्रेशर और एवोपरेटर के मध्य। किसके मध्य लगाया जाता है, कंप्रेशर और एवोपरेटर के मध्य। लेकिन यहाँ किसका दिया गया है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्या डायग्राम होता है, इसमें कंडेंसर होता है, कंप्रेशर होता है, एवोपरेटर होता है और साथ ही क्या होता है, टरबाइन होता है, ठीक है। तो 1 से 2 यानी कि ये जो प्रोसेस है 1 से 2 रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट। रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता, वो भी कहाँ से, एक लो टेम्परेचर सोर्स से, एट टीएल। यानी कि क्या करता है, लो प्रेशर सोर्स से क्या लेता है, टेम्परेचर एब्जॉर्व करता है, हीट एब्जॉर्व कर लेता है और कहाँ सप्लाई करता है, एवोपरेटर में। कहाँ, टीएल वाले सेक्शन पे। टीएल कहाँ का टेम्परेचर है, टीएल, ये टेम्परेचर है, ठीक है। यानी कि हीट एब्जॉर्व करता है, लो टेम्परेचर सोर्स को सप्लाई कर देता है। कितने अमाउंट, क्यू एल अमाउंट ऑफ हीट, क्यू एल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब सेकंड देखिए, 2 से 3 क्या है, 2 से 3 यानी कि ये वाला प्रोसेस। 2 से 3 प्रोसेस में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड टू स्टेट 3, टेम्परेचर राइज टू टीएच। यानी कि टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया, बढ़कर टीएच तक बढ़ गया। यानी कि कंप्रेशर से कहाँ पहुँच गया, अब हम कंडेंसर में पहुँच गए और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कहाँ बढ़ गया, टीएच तक, ठीक। अब थर्ड देखिए क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट्स हीट टू हाई टेम्परेचर टीएच। यानी कि जो वार्म, यानी कि जो ये वाला मीडियम है इसमें क्या कर दिया इसने, टीएच टेम्परेचर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। और क्या, हीट रिजेक्ट करी। मेनली टेम्परेचर रिजेक्ट का मतलब क्या है, हीट रिजेक्शन से। किससे मतलब है, हीट रिजेक्शन से। तो हीट कहाँ निकल गई हमारी, एटमॉस्फेयर के लिए बाहर निकल गई, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बाहर निकली तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आ गया। रेफ्रिजरेंट चेंजेस फ्रॉम सेचुरेटेड वेपर स्टेट टू सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट। यानी कि जो यहाँ पर सेचुरेटेड वेपर स्टेट थी वहाँ से क्या पहुँच गई, एक लिक्विड स्टेट में पहुँच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 4 to 1। 4 to 1 में क्या है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या कर देता है, एक्सपेंड होने लगता है। कैसे, एडियाबेटिकली। कैसे एक्सपेंड होने लगता है, एडियाबेटिकली, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारी नॉर्मल हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखा था उसका एक तरीके से अपोजिट है, ठीक। उसमें क्या था, एवोपरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और इसके बीच यहाँ पे क्या लगी होती थी, यहाँ पे लगी होती थी हमारी एक्सपेंशन डिवाइस। उस एक्सपेंशन डिवाइस की जगह क्या कार्य कर रहा है हमारा, टरबाइन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, टरबाइन। टरबाइन का भी वही काम है जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस का काम था। क्या काम था एक्सपेंशन डिवाइस का, एक्सपेंशन डिवाइस का काम था कि रेफ्रिजरेंट को क्या कर देना, एकदम विस्तारित या एक्सपेंड कर देना। क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। वही क्या हो रहा है हमारा इसमें किया जा रहा है, ठीक। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है आप देखिए, अब टोटल काम क्या किया जा रहा है। सबसे पहले क्या हो रही है,
यानी कि एवोपरेटर से कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्रेशर में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जो क्यूएल जो है हीट वो ली जा रही है कोल्ड मीडियम से। कोल्ड मीडियम यानी कि यहाँ पर क्या है, बाहर का टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली जो ऊष्मा है वो ली जा रही है, और टेम्परेचर टीएल कहाँ पहुँचता है हमारा, कंप्रेशर में। और जो कहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंप्रेशर से फिर कंडेंसर में। तो कंडेंसर में टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट क्या करते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है। फिर क्या होता है, उसको कंडेंसर से कहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, टरबाइन में, जो क्या कर देता है, एक तरीके से एक्सपेंशन का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सपेंशन का काम करता है। तो एक कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये क्या चीज़ लाइन है, ये लाइन है हमारी डोम की लाइन। आपको क्या बताया था मैंने, ये डोम की लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है, इसके अंदर ही हम पूरा प्रवाहन कर रहे हैं। 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस था। क्या बताया था, आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, हीट एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से 1 से 2 क्या हो गया, हीट एक्सट्रैक्ट हो गई। 2 से 3 क्या था हमारा, 2 से 3 में हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस था। यानी कि 2 से 3 में एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हुआ, किसी भी प्रकार की हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हुई, ना इनलेट हुई ना आउटलेट पर गई। ठीक है, तो 2 से 3 क्या हो गया हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, फिर 3 से 4 में दोबारा क्या हुआ, 3 से 4 के मध्य क्या हुआ, हीट बाहर निकलने लगी। क्या होने लगी, ये हीट बाहर निकलने लगी, लेकिन टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब 4 to 1 में क्या हुआ, ये जो हमारा 4 to 1 है, टरबाइन क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर दे रहा है, टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर दिया। लेकिन इसकी क्या रही, एंट्रोपी सेम रही। क्या रही, इसकी एंट्रोपी सेम रही। ठीक, तो ये हमारा क्या था, प्रोसेस। रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या बताए थे अभी, 4 मेनली प्रोसेस थे। कौन कौन से प्रोसेस थे, पहला था एडियाबैटिक कंप्रेशन, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, थर्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फोर्थ वन एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी कि इसमें क्या है, दो तो क्या हो गए हमारे, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्यू सेम या एंट्रोपी सेम। क्या, एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, और दो हमारे क्या हो गए, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हुए हमारे दो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्या, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में अब रिवर्स कार्नोट साइकिल को प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हम डिफाइन करते हैं। किसके बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम का तात्पर्य क्या है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाला जाता है, वर्क निकाला जाता है। आप देखिए किस तरीके से कार्य चल रहा है ये। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 से 2 ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड विद द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। यानी कि एक्सटर्नल वर्क दिया गया, उसकी वजह से एडियाबैटिक क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि इसमें एंट्रोपी क्या रही, सेम रही। एंट्रोपी क्या रही, सेम रही। 1 से लेके 2 एंट्रोपी क्या रही, सेम रही। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड राइज फ्रॉम T1 से T2। यानी कि टेम्परेचर यहाँ क्या था, T1, यहाँ पहुँच के T2। सेम P, और इसमें देखें तो यहाँ 1 से लेके कहाँ पहुँच के 2। लेकिन क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है हमारा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। सेकंड है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग विच हीट इज रिजेक्टेड एट अ कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर T। हीट रिजेक्ट होने लगी किस पे, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर में। किस में, 2 से 3 प्रोसेस। यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस है कौन सा, 2 से लेके और 3, 2 से लेके 3 प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होने लगा, हीट रिजेक्ट होने लगी। यहाँ से क्या होने लगी, हीट रिजेक्ट, यानी कि Q यहाँ से रिजेक्ट होने लगी। Q यहाँ से रिजेक्ट होने लगी, और लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहा यहाँ पे हमारा, देखिए ये टेम्परेचर हमारा रहा क्या, सेम रहा। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया हमने, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या नाम दिया इसको हमने, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि इसमें क्या रहा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा। ठीक, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वो कौन सा प्रोसेस है, 3 to 4, 3 to 4। नेक्स्ट को प्रोसेस हमारा कौन सा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन 3 to 4। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड फॉल्स फ्रॉम T2 to T1। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हुआ, पहले हमने पढ़ा था क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। कहाँ से, T2 से T1। यानी कि ये क्या था हमारा, T2 और T3 ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ से फॉल होकर कहाँ पहुँच गया, T4 या T1। ये दोनों भी टेम्परेचर क्या है हमारे, कांस्टेंट है। ठीक,
ठीक। तो यानी कि T2 से कहाँ पहुँच गया हमारा T1, ये क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और इसमें क्या हुआ, कोई भी हीट नहीं निकली, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक तरीके से विस्तार हो गया या विसरण हो गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो क्या है हमारा 4-1। कौन सा प्रोसेस हमारा 4-1 जिसमें क्या किया गया, इसमें एयर वेयर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर T2। लो टेम्परेचर T2 पे एयर ने क्या ले ली, एब्जॉर्व कर ली हीट फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड। स्पेस को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ऑटोमेटिक हीट क्या ले ली, ग्रहण कर ली। क्या किया, ग्रहण। देखिए ये क्या किया, यहाँ से हीट इसने ग्रहण कर ली सिस्टम ने, ठीक। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस में भी क्या रहेगा हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये भी क्या कहलाया हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस। 4-1 यहाँ पे क्या चेंज हुई, एंट्रोपी चेंज हुई, यानी कि हीट चेंज हुई। एंट्रोपी या हीट दोनों सेम चीज़ हैं, कुछ टर्म्स में अलग हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, मतलब एंट्रोपी चेंज हुई, उसके साथ साथ हीट भी चेंज हुई, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा, आइसोथर्मल। तो मेनली क्या हो गए, दो तो हमारे क्या हो गए, एडियाबैटिक हो गए, और दो हमारे क्या हो गए, आइसोथर्मल। और दो ही प्रोसेस क्या कराते हैं, कंप्रेशन के होते हैं, और दो प्रोसेस होते हैं हमारे एक्सपेंशन के। तो ये क्या थी हमारी एक तरीके की रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक। हम मेनली इसका TS डायग्राम देख लीजिए। TS डायग्राम आपको कैसे बताया था, ये डोम के अंदर का जो है 1 से 2 प्रोसेस, हीट इसने ली, ठीक, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। 2 से 3 प्रोसेस, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ना हीट ली गई और ना ही एक्सट्रैक्ट की गई, ठीक। 3 to 4 में फिर क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया, इसमें हीट बाहर निकाली गई, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन हीट को बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया। 4-1 में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, लेकिन हीट ना निकाली गई और ना दी गई, यानी कि ये क्या हुई, ये हो गई हमारी रिवर्स कार्नोट। ये हमारा क्या हो गया, TS डायग्राम। तो मेनली क्या आपके सिलेबस में जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करवाता है, और साथ ही साथ इसके TS और PV डायग्राम, ठीक। जो पिछली स्लाइड में क्या था हमारा, PV डायग्राम था। क्या था हमारा पिछली स्लाइड में, PV डायग्राम। ये हमारा क्या था, हमारा PV डायग्राम था। और ये क्या था हमारा, ये हमारा TS डायग्राम है। ये क्या हमारा TS डायग्राम है। तो इन डायग्राम्स के बारे में अध्ययन करवाता है, ठीक। अब देखिए इसकी COP किस तरीके से निकालेंगे, COP। तो COP मैंने क्या बताई थी, COP बताई थी हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क सप्लाइड, या फिर वर्क सप्लाइड या फिर एनर्जी इनपुट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो हीट एब्जॉर्ब क्या थी, Q2 थी। तो किस पर, T2 टेम्परेचर और DS एंट्रोपी। Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, TS या फिर TDS, अगर डिफरेंशियल के टर्म्स में हम बात करें, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब हो गई T2 TS, और हीट रिजेक्टेड क्या हो गई, Q1 T1 DS, ठीक। वर्क इनपुट क्या कहलाएगा, हीट रिजेक्टेड जो हुई और माइनस हीट एब्जॉर्ब। स्टार्टिंग में क्या बताया था, वर्क क्या होगा, जो भी हमारी वेस्ट चली गई या बाहर निकल गई, तो हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गई हमारी, COP QL अपॉन W नेट। ये हमने पढ़ रखा है पहले से, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया इस तरीके से, T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ गया, ठीक है। तो COP हमारी क्या हो गई, कार्नोट साइकिल के लिए, रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2 क्या हो गई, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इसकी COP की वैल्यू। और क्या चीज़ है हमारा, T2 कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, और T1 ये वाला टेम्परेचर, ठीक। अब मेनली क्या हमें क्या बात इसमें ध्यान देनी है कि प्रैक्टिकली क्या रिवर्स कार्नोट साइकिल कैन बी नॉट बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन पर्पस। क्या होता है, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये केवल थ्योरी बेस्ड है, यानी कि थ्योरेटिकली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि जो उसके एडियाबैटिक प्रोसेस हैं वो बहुत ही हाई ऑपरेशनल होते हैं, बहुत जल्दी ऑपरेशन में हो जाते हैं, ठीक। जबकि जो उसके आइसोथर्मल प्रोसेस हैं वो क्या है, बहुत ही लो स्पीड ऑपरेशन है, बहुत धीरे धीरे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। इस वजह से क्या है, इसका हम केवल और केवल थ्योरेटिकल यूज़ कर पाए हैं, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाए। कोई भी हमने क्या है, डिवाइस रिवर्स कार्नोट साइकिल पर नहीं बनाई है। ये केवल क्या है, थ्योरेटिकल डिवाइसेस बन सकती हैं इसके आधार पर, प्रैक्टिकल डिवाइसेस नहीं बनी है।
कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस नहीं बनी है, केवल ऑन क्या है, केवल थ्योरी बेस्ड इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं इसके, मेनली यूज़ कहाँ हो रहा है हमारा रेफ्रिजरेशन, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है देखिए। एक तो क्या है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, खाने वाली वस्तुओं के उपयोग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सेकंड क्या, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कुछ स्पेशल इसके यूज़ हैं। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, यानी कि एयर कंडीशनिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए पढ़ते हैं हम अलग अलग सबके बारे में कि किस तरीके से कहाँ ये प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या हमारा, इन फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। ठीक, मेनली उपयोग किया जाता है किसके लिए, रेफ्रिजरेशन का खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। जितने भी बड़े प्लांट्स की बात कर लें, प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात कर लें, या फिर नॉर्मल अपने घरों की बात कर लें, रेफ्रिजरेटर जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ठीक, फूड को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक। अब उसके लिए क्या, फलों, सब्जी या मांस, मुर्गी, किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेट प्रोडक्ट्स लाइक फिश, मीट, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया हमने, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में, अब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में किसकी करते हैं, सेपरेशन ऑफ एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के पृथक्करण और द्रवीकरण के लिए। जैसे आपको बताया था कि लिक्विड ऑक्सीजन, अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा लिक्विड ऑक्सीजन, तो इसको भी क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेशन के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ हीट रिएक्शन इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, तो उसको दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, हमारे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस एयर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में क्या है, दवाइयों का मेन काम बन रहा है। ठीक, दवाइयाँ जो बन रही हैं उसकी वजह से क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन जनरेट हो जाता है, यानी कि अंदर बहुत ही वाष्प जनरेट हो जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी क्या करते हैं हम, डीह्यूमिडिफाई करने के लिए भी रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सॉल्वेंट्स स्टोरेज ऑफ लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट्स को क्या, कम क्वथनांक वाले पदार्थों पर भंडारण करना। जैसे कि आपने देखा होगा लेटेस्ट वैक्सीन को जो क्या किया जा रहा है, भंडार किया जा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर्स पर क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, जिससे कि अधिक समय तक ये सब प्रयोग में लाए जा सकें। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके स्पेशल एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ इसके स्पेशल एप्लीकेशन है। तो क्या है स्पेशल से, कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रेसियस पार्ट्स कटिंग टूल इम्प्रूवमेंट, यानी कि धातुओं का उपचार और कठोरता, पहनने की प्रतिरोध तथा जीवन सुधार करना, यानी कि कटिंग प्रोसेस के लिए भी क्या करते हैं, मेटल्स के मैन्युफैक्चरिंग में कटिंग प्रोसेस के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका, रेफ्रिजरेशन के, ठंडा करके किसी भी मेटल आसानी से कट कर लिया जाता है। ठीक, फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा का एकत्रीकरण या फिर ऊतक, यानी कि टिश्यूज़, इनको भी क्या है, बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर में, जितने भी हमारे डीप फ्रीजर्स में क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हमारी दवाएं हैं, जैसे वैक्सीन को क्या किया जा रहा है, अभी बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इन सर्जिकल फॉर लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया सर्जरी में क्या होता है, एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है बेहोशी के लिए, या फिर जहाँ पर क्या है कोई भी सर्जरी करनी है उस अंग की क्या है, प्रतिरोध क्षमता को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम एनेस्थीसिया को, तो उसके स्टोर के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ के जितने बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ क्या करते हैं, सॉइल और क्या है कंक्रीट को आपस में मिक्स करने के बाद उसको जल्दी जमाने के लिए, जिससे क्या वो ठंडा होकर जल्दी से क्या हो जाए, फ्रीज़ हो जाए और आसानी से जम जाए, जल्दी प्रोसेस के लिए क्या करते हैं हम, फ्रीजिंग का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर बाय फ्रीजिंग, यानी कि जो भी पानी के जमने के कारण सैलिनेशन जनरेट हो जाता है, यानी कि जो उसके लवण बाहर आ जाते हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे।
और क्या है एक दो चीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस क्यूब फ्लेक्स, बर्फ़ के गुच्छे, बर्फ़ के टुकड़े, ये सब बनाने के लिए तो करते हैं बिल्कुल। आइस क्यूब्स आपने देखे होंगे या देखी होंगी, बड़ी बड़ी आइस की जो वो आते हैं, पूरे ब्रिक्स आते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपको पता है वैक्सीन मेडिकेशन फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज़, रूरल एरिया और रिमोट एरियाज़ में वैक्सीन का स्टोरेज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी आपकी क्या पहली यूनिट जो कि फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से क्या है हम अगली यूनिट प्रारंभ करेंगे, और जिससे भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद।